अब एक चीज ध्यान देना बेटा, ऐसे केसेस में जैसे उसने क्वेश्चन पूछा वहीं से मैं आपको बता देता हूं, स्पेशली जो चार्ज वाली स्पीसीज होगी ये आपको दिमाग लगाना है। अब देखो, हाँ ये दिमाग चलना जरूरी है, अगर आपने वो थोड़ा सा भी कनेक्शन नहीं रखा तो आपको चीजें प्रॉब्लम करेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा अच्छे से। मतलब ये चीजें आपको मैं भले ही 100 क्वेश्चन करा दूं बेटा, लेकिन जब तक आप खुद ये चीज का प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक इस ऐसे को परफेक्शन नहीं आएगा। मतलब एक चीज कैसी होती है बेटा, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, थोड़ा सा आप समझिएगा उस बात को। एक ऐसा है कि आपका पीटी का लेक्चर होता है, स्पोर्ट्स के लिए जाते हो, आपको यहां पर स्पोर्ट्स के बारे में, वो गेम के बारे में, पर्टिकुलर कोई गेम के बारे में आपको कितना भी बता दिया जाए, आपको बोला जाए कि ये इस तरीके से होता है, इस तरीके से होते हैं, ये रूल है, ये वो है, सब कुछ, लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं ऑब्जर्व करते बेटा तब तक आप रियलाइज नहीं होता है कि भाई हाँ इन रूल्स को, अगर वो जो रूल्स है उनको फॉलो कैसे करना है। बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं, हाँ कि ना? आप बैडमिंटन खेलते तो आपको रूल यहां से कितने बता दिए जाए, लेकिन जब तक आप वो प्रैक्टिकली नहीं खेल रहे हो बेटा तब तक आपको वहां पर उस रूल के बारे की इंपॉर्टेंस खुद समझ में नहीं है, समझे? तो सेम थिंग यहां पर मैं यही समझाना चाह रहा हूं। एक तो ऐसा है बेटा कि मैं 50-60 क्वेश्चन आपको करवा दूं, उसके बाद कहूं कि बेटा भाई ये क्वेश्चन है इस तरीके से, लेकिन मैं दूसरा ये कहूं कि बेटा 2 क्वेश्चन भी आपको ये रियलाइज करवा दूं कि हमें खुद कैसे वो चीजों को कनेक्ट करना है, समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मैंने वो क्वेश्चन दिए थे कि हाँ वो क्वेश्चन से हम बहुत कुछ सीखेंगे। अब बात ये आ रही बेटा कि सीखने के तरीके उसमें क्या क्या है, ये मैंने आपको बोला कि मैं हर एक नए क्वेश्चन में आपको वो तरीका नहीं सिखा सकता हूं, ये ऑब्जर्व आपको खुद करना है, ठीक है? जैसे क्वेश्चन जो दिया था, जो क्वेश्चन पूछा वहीं से स्टार्ट करूं बेटा। I3 नेगेटिव है ना, ऐसा ही है ना? ओके, I3 नेगेटिव। अब सबसे बड़ी बात ये बेटा कि 3 आयोडीन है, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है? अब ये कैसे पता चला कि सेंट्रल एटम पे होगा, है बेटा? फॉर्मल चार्ज से। ओके, मतलब आपने फॉर्मल चार्ज निकाला, नहीं पता कैसे चला कि सेंट्रल एटम पे है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। चलो फॉर्मल चार्ज निकाला, तो फॉर्मल चार्ज निकाला मतलब कैलकुलेट किया, हाँ तो कैसे किया? हाँ जी, मतलब फॉर्मल चार्ज के बेसिस पे ना, ठीक है। और किससे निकाला था? ठीक, अब ध्यान दो बेटा, मैं आपको समझाता हूं। सपोज करिए बेटा हम पहले डिसाइड करते हैं, जैसे उनने बोला आंसर सही है, लेकिन उनका जो लॉजिक आ रहा है बेटा, मैं उन लॉजिक पे जाना ही नहीं चाहता हूं, क्योंकि लॉजिक एक्चुअली मेरे को समझ में नहीं आया और ना वो सही है। लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बेटा, आप कनेक्ट करिएगा बात। और देखो मैंने आपको बोला कि स्ट्रक्चर बनाना डिफिकल्ट नहीं है, स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना डिफिकल्ट है, तो उसको कनेक्ट करिए पहले। और मैं आपको उस दिन समझाया था, अगर आपको याद हो, XeO3F2 का स्ट्रक्चर बिना बोर्ड में बनाए आपको सिखाया था, याद आया था ना? तो ये भी बिना बोर्ड में बनाए आपको बता सकता हूं, आप बस दिमाग लगाओ। हाँ ये है जरूर कि बेटा ऐसे केसेस में आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। तो अब सपोज करें 3 आयोडीन है, और मैंने क्या बोला, ऐसे केसेस के लिए आपको खुद दिमाग चलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बेटा आप वो केवल हर क्वेश्चन में मेरे भरोसे या किसी दूसरे के भरोसे रहो, अपना दिमाग का यूज करना है, वो कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए। 3 आयोडीन है बेटा और एक नेगेटिव चार्ज है। सपोज करिए हम नेगेटिव चार्ज सराउंडिंग, देखो इससे तो पता चल रहा है कि सेंट्रल एटम भी आयोडीन होगा, सराउंडिंग एटम भी आयोडीन होगा, खत्म, ठीक है? अब मैं बोलूं कि बेटा सपोज करो सराउंडिंग एटम पे हम नेगेटिव चार्ज रखते हैं, तो सराउंडिंग एटम मतलब I-।
अब I माइनस बन गया बेटा, तो उसको फिर बॉन्ड बनाने की जरूरत ही नहीं, उसका ऑक्टेट तो कंप्लीट, फिर तो बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। इससे एक चीज कंफर्म हो गई कि सराउंडिंग एटम पर नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता है। देखो समझने का तरीका जो मैं आपको कह रहा हूं कि आप समझिए। अंडरस्टूड एवरीवन? पहली बात। दूसरी बात, आप क्या करोगे, ये पता चल गया कि सराउंडिंग एटम में नेगेटिव चार्ज हम नहीं रख सकते, मतलब हम सेंट्रल एटम पर रखेंगे। इतना सबको क्लियर हुआ कि हम सेंट्रल एटम में क्यों रख रहे हैं? पक्का? अब सेंट्रल एटम में पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे? आयोडीन एटम जब था उसके सराउंडिंग जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। अब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। सही है। अब 8 इलेक्ट्रॉन हुए, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो चले गए बेटा बॉन्डिंग में, क्योंकि एक इधर आयोडीन के साथ बॉन्ड बनेगा, एक इधर आयोडीन के साथ बॉन्ड बनेगा। तो कितने बॉन्ड बन गए? 2 बॉन्ड बन गए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए बेटा बॉन्डिंग में, और जो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है। अब 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 6, मतलब लॉन पेयर कितने? 3। तो लॉन पेयर 3 हो गया, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, THO कितना हो गया बेटा? 5 हो गया। THO 5 मतलब हाइब्रिडेशन कैसा? sp3d। सही है। अब दिमाग लगाओ, अब जब sp3d होता है तो शेप कैसा पड़ा है हमने, बताओ? sp3d हाइब्रिडेशन होता है तो शेप कैसा पड़ा है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल पढ़ा है ना। अब जब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल पढ़ा है बेटा, तो सीधे सीधे क्या कहेंगे हम कि 3 लॉन पेयर एक प्लेन में आएंगे और 2 बॉन्ड जो होंगे बेटा, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन में आ जाएगा। इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा बेटा। आगे चल के इसी VSEPR थ्योरी में हम इस लॉन पेयर की बात करने वाले हैं, वो बात की बात है, लेकिन इतना तो सिंपल समझ में आया कि अगर उसकी ज्योमेट्री देखूं तो कैसी बनेगी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? देखो अब मुझे बताओ, क्या आपको ये दिक्कत हुई जो मैंने एक्सप्लेन किया? अगर समझ पाए सब लोग तो क्या दिक्कत हुई कि भाई स्ट्रक्चर बनाना ही जरूरी है? स्ट्रक्चर दिमाग में कनेक्ट कैसे करना है ये समझिए। समझ पाए कि नहीं समझ पाए बताइए? पक्का एवरीवन? ठीक है, तो मैं आगे चलूं? अरे आगे चलूं? ठीक है। अब बताइए बेटा, बाकी जो क्वेश्चन थे वो दे दीजिए। I3 नेगेटिव तो कंप्लीट हो गया, बाकी बताइए। NH3 बताइए, THO कितना कितना? कैसे? एक लॉन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो THO4 मतलब हाइब्रिडेशन कैसा? sp3। क्लियर है सबको? ठीक है। नेक्स्ट H2O बताइए, THO 4 कितने लॉन पेयर, कितने बॉन्ड? सिग्मा। ठीक है, केवल जब भी पूछूं बॉन्ड मतलब सिग्मा की बात हो गया, तो यहां पर हाइब्रिडेशन, यहां पर भी क्या हो जाएगा? sp3। नेक्स्ट PCl5। अच्छा एक चीज और, चलो ये आ गया तो मैं इसको आपको समझा देता हूं। PCl5 अगर गैसियस स्टेट में होगा तो वो ब्रेक डाउन होता है बेटा आपका PCl3 प्लस Cl2 में। पहले तो एक चीज ये जरूर लिख लेना बेटा, ये भी गैसियस फॉर्म होगा। अगर PCl5 वो ब्रेक डाउन हो रहा है, चाहे 1 मोल से ब्रेक डाउन करो, 2 मोल से ब्रेक डाउन करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। 2 मोल से डबल हो जाएगा ना, हाँ के ना? लेकिन मेरा कंडीशन ये है बेटा कि जब भी PCl5 गैसियस होगा तो वो हमारे पास PCl3 और Cl2 में टूटेगा। हर हमेशा ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें भी जो टूटेगा वो कौन सा बॉन्ड टूटेगा ये समझना जरूरी है। तो जो एक्सियल बॉन्ड है ना, एक्सियल समझ लो, जो जेड एक्सेस बनाया था हमने, तो जेड एक्सेस में जो 2 बॉन्ड बने होंगे ना? क्लियर हो रहा है सबको? जेड एक्सेस में 2 Cl भी होंगे, फिर एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। तो इस टाइप के बॉन्ड को वो पर्टिकुलर जिस एक्सेस में बने उसके बेसिस पर उनको नाम दे दिया जाता है एक्सियल बॉन्ड। क्या नाम देते हैं? तो PCl5 में
अगर आप ध्यान दे रहे हो बेटा, 3 Cl उस प्लेन में है और 2 Cl जो है बेटा जिसे हम एक्सियल बॉन्ड के नाम से जान रहे हैं। तो ये बॉन्ड कैसे है बेटा? एक्सियल बॉन्ड। इनको क्या बोलते हैं बेटा? इनको भी लिख दे रहा हूं, इक्विटोरियल बॉन्ड। इक्विटोरियल बॉन्ड, ठीक है ना। अब ये सब नए नए टर्म इंट्रोड्यूस करते हुए चलना, ध्यान दीजिएगा। एक्सियल बॉन्ड जो उस पर्टिकुलर जेड एक्सेस में बना होगा, अब भी लिख ले बेटा। बाकी सब लोग लिख रहे हैं, फिर भी बोलना पड़ेगा, फायदा क्या बेटा? तेरी तबीयत ठीक है कि नहीं, ये बता दे बेटा। तो दिमाग से ठीक ठाक है कि नहीं, पहले ही बता लेना। मुझे तो मेंटली डिस्टर्ब लग रहा है बेटा अब तो पहले अपने को मेंटली स्टेबल बना ले बेटा, ठीक है। एक्सियल बॉन्ड मतलब जो हमारे पास स्पेशली उस पर्टिकुलर एक्सेस पे एग्जिस्ट कर रहा है। जबकि अगर आप देख रहे हो बेटा, जैसे मैं इक्विटोरियल बोल रहा हूं, किसी एक्सेस पे नहीं है। बोलो हाँ कि ना? प्लेन में जरूर है लेकिन कोई पर्टिकुलर एक्सेस नहीं है। क्यों? क्योंकि सबके बीच में 120 का एंगल है। अगर एक्सेस होता तो 90 का एंगल होना चाहिए ना। तो एक्सियल, अब मैं उन प्लेन वाले बॉन्ड को तो एक्सियल बॉन्ड बोल नहीं सकता हूं, तो फिर मैंने नाम क्या दिया? इक्विटोरियल बॉन्ड। क्या नाम दिया? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं यार बेटा सब लोग? और बेटा जो एक्सेस दिख रहा है वो प्रॉपरली आपको दिख रहा है, जैसे हमने जेड एक्सेस माना था, और उसी एक्सेस पे 2 बॉन्ड है, इसलिए मैंने उनको क्या नाम दिया? एक्सियल बॉन्ड। समझे कि नहीं समझे? यस और नो? तो एक्सियल बॉन्ड क्या, इक्विटोरियल बॉन्ड क्या, समझ में आया? अब मैं ये कह रहा हूं बेटा कि हमारे पास क्या होता है, ये एक्सियल बॉन्ड ही टूटेंगे। अब जो मैं बात करना चाह रहा हूं कि जब ये यहां से इस फॉर्म में ब्रेकडाउन होगा तो टूटेगा कौन सा बॉन्ड? एक्सियल बॉन्ड। अब देखो ये भी समझाता हूं आपको, देखो कितना इंटरेस्टिंग है। बात ये आती बेटा कि भाई आप सीधे सीधे इसको थोड़ा सा भी हीट करो तो वो 2 बॉन्ड जो टूट रहे हैं, जो PCl3 प्लस Cl2 बनना है, तो Cl2 जो बना 2 Cl निकलेंगे, और वो 2 Cl कौन से निकलेंगे ये डिसाइड करने के लिए मैंने आपको बता दिया वो कौन से हैं बेटा? आपके एक्सियल है। समझे? अब एक्सियल क्यों है ये भी समझाता हूं बेटा, ध्यान दो। मैंने आपको लिखा था बेटा S प्लस PX प्लस PY, ये क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा? प्लेनर स्ट्रक्चर। याद आया? ठीक है। और प्लस PZ, पहले PZ लिखूंगा, ठीक है, PZ प्लस DZ स्क्वायर। सही है? ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन होंगे। सही है? यही लिखवाया था ना? तो मुझे बताइए बेटा, जो प्लेनर स्ट्रक्चर बन रहा है, अगर मैं केवल उसकी बात करूं, मैं बाकी को छोड़ दूं, केवल प्लेनर स्ट्रक्चर की बात करूं, आई रिपीट द पॉइंट इज प्लेनर स्ट्रक्चर। तो प्लेनर स्ट्रक्चर का जो हाइब्रिडाइजेशन है, केवल प्लेनर की बात कर रहा हूं, प्लेनर में कितने हाइब्रिड और ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं? 3 हो रहे हैं। और कौन कौन से हैं? sp2, ऐसा लिख सकता हूं भाई, 3 होंगे तो sp2 ही होगा, हाँ कि ना? और परपेंडिकुलर प्लेन कौन से होंगे? pz pd, यही होगा ना? और p कौन सा, ये क्लियर है, ऊपर लिखा हुआ है बेटा। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को बेटा? ठीक है। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, अगर ये समझ पा रहे तो यहां पर देखो बेटा, यहां परसेंटेज एस करेक्टर अगर मैं लिखूं तो कितना आएगा? 33.33, और यहां 0। तो जहां परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगा वो न्यूक्लियस के पास में ज्यादा होंगे, तो न्यूक्लियस के पास में ज्यादा होंगे तो अट्रैक्शन फोर्स भी ज्यादा होगा, और अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा बेटा, बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी कि कम होगी? बताओ। ज्यादा होगी। तो बॉन्ड टूटेगा इजली कि डिफिकल्टी होगी? डिफिकल्ट। इसलिए मैंने प्लेनर के बॉन्ड नहीं तोड़े हैं। समझ पा रहे हो बात को? ये रीजन है बेटा। मैं आपको अगर कोई भी चीज समझा रहा हूं बेटा, तो उसके पीछे बहुत अच्छे अच्छे रीजन आपको मिल पाएंगे, ताकि आपको ये प्रॉपरली कनेक्ट हो कि हाँ क्या है। देखो ये बात है कि इस रीजन को संभाल के कितना अच्छे से रख पाते हो आप। ये हमने कह दिया कि भाई PCl5 गैसियस है, टूटता है, और टूटता है तो इस तरीके से टूट रहा है। ये केवल बात हो रही गैसियस के लिए, कि गैसियस मॉलिक्यूल होगा। समझे कि नहीं समझे? तो इजीली ऐसे इस कंडीशन में कंप्लीटली वो टूट जाता है। तो इसलिए बेटा आपको कह सकता हूं कि बेटा एक्सियल बॉन्ड क्यों टूट रहे हैं, हाँ कि ना?
तो अगर आपसे पूछो एक्सियल बॉन्ड क्यों टूटे तो आप क्या कहोगे? क्योंकि वो जो हमारे पास एक्सियल पोजीशन पे जो हमारे क्लोरीन अटैच है बेटा, वो Z और DZ स्क्वायर ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल से बने हैं, ठीक है, जो न्यूक्लियस से दूर होंगे। क्यों? क्योंकि उनमें परसेंटेज S करेक्टर 0 है, जबकि प्लेनर में जो S करेक्टर होगा बेटा वो हमारे पास ज्यादा है एज कंपेयर टू परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसलिए बेटा S परसेंटेज ज्यादा होना मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना, अगर आप वहां से भी रिलेट करो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा मतलब न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इन इलेक्ट्रॉन को तोड़ना डिफिकल्ट होगा, तो बॉन्ड को भी तोड़ना हमारा डिफिकल्ट हो जाएगा। गॉट इट एवरीवन? क्या मेरी बात सब लोग समझे? तो इसलिए बेटा हमारे पास हम ये कह देते हैं कि भाई जो बॉन्ड टूट रहा है वो एक्सियल ही बॉन्ड टूटेगा। गॉट इट एवरीवन? क्या इतनी बात सबको समझ में आई? अब मैं बात देखो, ये आया था इसलिए मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया। अब देखो आगे कहीं पर भी आपको PCl3 कहीं पर भी मिले तो समझ जाना कि PCl3 जो मिल रहा है बेटा, वो PCl3 अगर टूट रहा है तो वो ऐसे ही टूटेगा अगर वो गैसियस फॉर्म में हो। ये ध्यान रखिएगा। या तो आप यहां से ऐसे रिलेट कर सकते हो कि PCl5 को इन 2 पार्ट में तोड़ा तो आप कह सकते हो ये केवल गैसियस के लिए पॉसिबल है, या आपको बोला जाए कि ये गैस है तो ये PCl5 टूटेगा कैसे, तो अभी आप ये कहोगे कि PCl3 प्लस Cl2 में टूटेगा। बात समझ पाए? क्लियर है सबको? ओके। अब तो PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा ये तो निकाला ही था हमने, क्लियर है? मैं नेक्स्ट PCl5 के केसेस में और जाता। PCl5 सॉलिड हो जाए तो अब इसके 2 मोल, देखो वहां 2 मोल ले सकते हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा वैसे भी, बट यहां पर 2 मोल की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। जब PCl5 सॉलिड होगा बेटा, और देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, तो उसके 2 मोल को मैं लेके चल रहा हूं, तो ये ब्रेकडाउन होता है PCl6 नेगेटिव, इसको ऐसे दिखा देते हैं बेटा, PCl6 नेगेटिव प्लस PCl4 पॉजिटिव। I repeat, if the PCl5 in a solid state, it will break into 2 parts. The first part is anion and second part is cation. Anion part is PCl6 negative and cation part is PCl4 positive. Understood everyone? Any doubt? समझ पाए बच्चों मेरी बात को? तो ये भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बेटा। ये सब ना आगे की चीजें हैं, लेकिन केमिकल बॉन्ड का पार्ट है, आपको बता रहा हूं तो ये ध्यान रखिएगा। इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। फिर आगे कहीं कोई बताता नहीं है, इसलिए मैं फिर से बोल दे रहा हूं, इसे आपको प्रॉपरली समझा रहा हूं तो प्रॉपरली याद भी हो जाए। गॉट इट एवरीवन? ठीक है, तो ये कंडीशन बेटा बहुत इंटरेस्टिंग है, तो रखिएगा। एनी डाउट? जी जी भाई, अगर सॉलिड है तो सॉलिड ही फॉर्म बनाएंगे, क्योंकि आयन जब भी बने बेटा हो तो उनके बीच में क्या होगा? लैटिस एंथैल्पी, और लैटिस एंथैल्पी से बनेगा क्या बेटा? सॉलिड ही स्ट्रक्चर बनेगा। सही है? मैंने ये बोला बेटा कि PCl5 जो है वो अगर सॉलिड फॉर्म में होगा तो वो अपने आयंस में टूटेगा, और आयंस जो बनेंगे बेटा एक PCl6 एनाइन बनेगा और PCl4 कैटाइन बनेगा, अगर वो अपने सॉलिड फॉर्म में होगा तो। इज दैट क्लियर? ये कभी देखो बेटा, ये आपसे ये नहीं पूछने वाला उसके स्टेट की बात, तो कॉमन सेंस है कि बेटा अपने को पता कैटाइन एनाइन अगर प्योरली बन चुके तो उनके बीच में आयनिक बॉन्ड ही बनेगा, यानी अट्रैक्शन, तो स्ट्रक्चर फाइनली उनके बेस पे जो बनने वाला है वो सॉलिड ही दिखेगा। सही है? बस मैंने उनको उनके कैटाइन एनाइन को अलग अलग कर दिया तो मुझे ऐसे दिख रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन वो PCl5 सॉलिड फॉर्म में कैटाइन एनाइन के फॉर्म में एग्जिस्ट करके बैठा पड़ा है, बस मुझे थोड़ा सा हीट देनी थी, जैसे हमने कहा था लैटिस एंथैल्पी हम देंगे। याद करो, किसी भी सॉलिड क्रिस्टल के को अगर हम उसके 1 मोल
सॉलिड क्रिस्टल को ब्रेक डाउन करते हैं उसके गैसियस आयंस में, तो लैटिस एंथैल्पी जो हम दे रहे हैं बेटा, या एनर्जी जो हम प्रोवाइड करें, जो बाहर से दे रहे हैं, वो उसकी लैटिस एंथैल्पी होती है। बात हुई थी अपनी। उसी तरीके से बेटा ये सॉलिड फॉर्म में आ गया, मतलब वो एग्जिस्ट इस तरीके से करेगा। अब हमें वो सॉलिड फॉर्म में बस हमें लिख रहे हैं ऐसे, दिखेगा ऐसा तभी तो सॉलिड बोला जाएगा बेटा यार, प्रॉपरली उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। समझ पाए मेरी बात को? तो सॉलिड हो आपसे पूछेगा, मतलब वो कह सकता है। अब मैं क्वेश्चन आपसे जो पूछ रहा हूं बेटा, वो सब वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि भाई PCl5 सॉलिड स्टेट में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो आपको बताना है इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आप जाए कि PCl5 गैसियस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो आपको बताना है अगर वो ब्रेक डाउन हो रहा है तो PCl3 + Cl2 मिलेगा। समझे? इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बेटा वो इस तरीके से बनेगा कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि PCl5 सॉलिड जो है, PCl5 सॉलिड में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl एटम क्या होगा। क्या बोला मैंने? PCl5 सॉलिड में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस एटम क्या होगा, ये आपसे पूछा है। अब आप ये नहीं कह सकते कि sp3d होगा। क्यों? क्योंकि वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? पहले बताओ हाँ कि ना। मैं आपसे पूछूं बेटा PCl5 सॉलिड क्या है, तो आप यही बताओगे ना, यस और नो? तो अगर वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करे तो हाइब्रिडाइजेशन तो इनका इन केसेस में फास्फोरस का बताना होगा ना कि इस केस की मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा ना बेटा। समझे कि नहीं समझे? तो इस बेसिस पे मैं अगर आपसे पूछूं बेटा, तो दो अलग अलग फास्फोरस एटम क्योंकि अलग अलग कंडीशन पे एग्जिस्ट करे, कैटायन एक एनायन है, उस बेसिस पे मुझे कैलकुलेट करना होगा। समझे? यस और नो? क्या इतनी बात कनेक्ट हुई सबको? ठीक। अब हम बेटा अगर हम यहां पर बात करें PCl6 नेगेटिव, चलो आप दिमाग लगाओ तो क्या होना चाहिए इसका हाइब्रिडाइजेशन? sp3d2। अच्छा मैं ये पूछूं कि D2 क्यों होगा, बता सकते हो? ये नेगेटिव चार्ज किस पे होगा? फास्फोरस पे, ना कि Cl पे। अगर Cl पे आ गया, उसने एक बॉन्ड बना लिया बेटा, उसको तो जरूरत ही नहीं होता, चले जाएगा फिर। हाँ कि ना? तो ये नेगेटिव चार्ज किस पे? फास्फोरस के। पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5। अब कितने हो गए? तो अब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, तो 6 बॉन्ड बना रहे, इसलिए Cl भी 6 है। तो अगर 6 बॉन्ड बना रहे तो सभी भी कैसे होंगे? सिग्मा बॉन्ड होंगे। और सभी के सभी सिग्मा बॉन्ड मतलब THO कितना? 6। और लॉन पेयर तो कोई है ही नहीं। तो अगर THO 6 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलते हैं? sp3d2। तो इसका हो जाएगा बेटा हमारे पास sp3d2। अब शेप कैसा होगा ये आप समझ जाओगे बेटा, ऑक्टाहेड्रल। समझे? इसकी बात करते हैं, बताइए। अब ये पॉजिटिव चार्ज किस पे होगा? ये भी फास्फोरस पे ही होगा बेटा। समझे? तो 5 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितने बचे? तो 4 के 4 Cl के साथ वो बॉन्डेड होंगे और सभी के सभी सिग्मा बॉन्ड। इज दैट क्लियर? तो THO कितना हो गया? अरे THO कितना हो गया? 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? हाँ, तो ये ध्यान दो बेटा। क्लियर हुआ सबको? तो बस चीजों को बेटा ना कनेक्ट करना आना चाहिए। अब देखो एक चीज समझो, आप मुझे बताओ, अगर कोई कैटायन एनायन दिया तो उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? सोचना, आपको कनेक्ट करना आ चुका है कि नहीं आ चुका है? बताओ। सोच, ये भी आप ये कहोगे कि सर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मेरा ये आ रहा है, इसका ये दिया है, तो वो ऑब्वियस है कि आपको हो सकता है कि गलत बैठे। जो आपकी थिंकिंग पावर वहां कनेक्ट कर जाए तो आपका आंसर भी सही आ जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? जैसे आपको समझ, अब हो सकता है कि बेटा आपका ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन एटम क्या करता है बेटा? 2 बॉन्ड बनाता है। भाई अगर एक एटम ऑक्सीजन है तो वो 2 बॉन्ड बना रहा है, तो बेटा आप डबल बॉन्ड बना रहा है, तो डबल में एक सिग्मा एक पाई होगा। सही है? अब आपको कनेक्ट करना है कि भाई अगर नेगेटिव चार्ज दिया है तो वहां पर सेंट्रल एटम कितने बॉन्ड बनाएगा, पहले ये क्लियर होना चाहिए। तो जाके आप चीजों को रियलाइज कर पाओगे बेटा कि हां हम जो सोच पा रहे हैं वो सही सोच पा रहे हैं और वो हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक। अब बताइए बेटा और कौन सा क्वेश्चन था इसके अलावा? जी
बोला? ओके, XeO2F2। देखो बिना स्ट्रक्चर के में हम जा सकते हैं, अगर किसी बिना स्ट्रक्चर के बनाए मैं कहूंगा कि बेटा वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, एक ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन कितने? ठीक है, अब दो ऑक्सीजन मतलब 4, जिसमें से 2 सिग्मा होंगे, 2 पाई होंगे। 2 फ्लोरीन मतलब कितने बॉन्ड? 2 बॉन्ड, और दोनों के दोनों सिग्मा होंगे। अब टोटल बॉन्ड कितने बन गए? 6 बॉन्ड बन गए, और एक लॉन पेयर होगा फिर इसका मतलब, हाँ के ना? तो लॉन पेयर एक 4 सिग्मा बॉन्ड क्या हो गए? 5 हो गए HO। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? बताओ, स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत पड़ी क्या? बस दिमाग चलाना है, वो चले तो, है ना? जंक लगा है तो फिर मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा बेटा, सही है ना? ओके, ठीक है, ये कनेक्ट हुआ सबको। फिर नेक्स्ट बोलिए बेटा, XeO3। ठीक है, 3 ऑक्सीजन। अब 3 ऑक्सीजन मतलब हर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि जब चार्ज नहीं दिख रहा बेटा मैं तो ये सोच के चलूंगा। तो 6 बॉन्ड तो सीधे सीधे ऑक्सीजन के साथ हो गए, जिसमें 3 सिग्मा होंगे, और 6 बॉन्ड बना दे मतलब एक लॉन पेयर बचेगा अभी भी। तो 3 सिग्मा एक लॉन पेयर क्या हो गया? THO। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? खत्म हो गई बात बेटा, समझे? नेक्स्ट, ICl2 नेगेटिव। किस पे होगा नेगेटिव चार्ज? I पे नेगेटिव होगा। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 में से 2 सिंगल बॉन्ड होंगे Cl के साथ, यानी बचे 6 इलेक्ट्रॉन, 3 लॉन पेयर। I नेगेटिव जैसा ही बन गया, समझे? अरे समझे? तो क्या हो जाएगा? sp3d। डन। 3 लॉन पेयर, 2 बॉन्ड, सिग्मा 5 हो जाएगा। तो sp3d। समझ पाए ना सब लोग? डन। और बोलो, हाँ तो वो तो बता ही दिया ना, PCl6 नेगेटिव और PCl4 पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और बोलो, SF4 ना। ठीक है, सल्फर क्या आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन? 6 में से 4 बॉन्ड मिलेंगे, और सबके सब सिग्मा बॉन्ड होंगे, क्योंकि फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है बेटा। अब बताइए बेटा कितने बच्चे? एक लॉन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, सही है? तो 4 सिग्मा एक लॉन पेयर कितना? 5s3d। समझ गए? पक्का? गुड। नेक्स्ट बोलो, Xe। ओके, XeF2। 2 बॉन्ड बनाए बेटा, 3 लॉन पेयर बचेंगे, 2 सिग्मा 3 लॉन पेयर 5 बन गया बेटा, सही है? अब बताओ कहीं दिक्कत आ रही है? चीजों को बस कनेक्ट करना आना चाहिए। अब देखो यही केमिकल बॉन्ड आपके लिए सबसे इजी बनते चलेगा, अगर आप समझ लो। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो समझ रहा है, जो नहीं समझ रहा बेटा उसके लिए तो ये केमिकल बॉन्ड सबसे बड़ा पहाड़ बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो समझेगा उसको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? कंप्लीट? समझे? पक्का? तो ये बात थी बेटा हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। इस तरीके से आप किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन और करवाता हूं आपको बेटा, पर्टिकुलर उन कंडीशन पे, उन केसेस पे आपको सीखना, समझना, कनेक्ट करना आपको प्रॉपरली आए, क्योंकि थोड़ा सा मैं इसको ऑर्गेनिक के साथ भी आपके ऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चंस यहां पर डायरेक्टली करवाना चाहता हूं, ताकि आप प्रॉपरली कनेक्ट कर पाओ। ठीक है बेटा, आप ध्यान देना है कि ऑर्गेनिक में, मैं जो कह रहा हूं मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। ऑर्गेनिक में आपके पास जनरली, आपको भी पता है कि ऑर्गेनिक जो बनता है उसमें कार्बन हाइड्रोजन का होना मस्ट है। ये बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं बेटा। कार्बन एलिमेंट और हाइड्रोजन एलिमेंट है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन चलता है। इट मींस कार्बन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट हमारे पास हाइड्रोजन साथ में इसलिए चलता है क्योंकि जहां पर भी वैलेंस से सेटिस्फाई होती हो हम हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो उन पर्टिकुलर कंडीशन में अगर आपको, आपके दिमाग में एक चीज बहुत अच्छे से पिक्चर क्लियर हो रही है, यानी कार्बन का होना तो मस्ट है। अब अगर
से पूछूं बेटा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा इसमें कार्बन तो होगा ही। तो आपसे अगर ये पूछा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो आपको दिमाग क्या लगाना है बेटा? कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, सही है मेरी, इसलिए मैं कह रहा हूं बात समझिएगा। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, उससे ऊपर तो जा नहीं सकता है। और 4 बॉन्ड बन गए इसका मतलब कोई लोन पेयर है नहीं, तो लोन पेयर की बात ही नहीं करेंगे। अब कहानी में बात यह आएगी बेटा कि आपको यह ध्यान देना है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड बना के बैठा है, डबल बॉन्ड बना के बैठा है, ट्रिपल बॉन्ड बना के बैठा है। एक पर्टिकुलर कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, एक पर्टिकुलर कार्बन एक डबल बॉन्ड भी बना सकता है, और एक डबल बॉन्ड होगा तो बेटा 2 सिंगल बॉन्ड होंगे। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ये पता होना चाहिए अपने को, और फिर 2 सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। एक पर्टिकुलर कार्बन 2 डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ये भी जायज है, जिसका एक एग्जांपल आपके सामने है बेटा CO2, दैट इज द कॉमन मोस्ट एग्जांपल, सही है। और एक कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। जब वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो एक सिंगल बॉन्ड और बनाएगा, तभी तो 4 बॉन्ड बनेंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरी बात बेटा कि कार्बन जनरली देखो बेटा, कार्बन 4 बॉन्ड एक साथ नहीं बना सकता है, यानी 4 बॉन्ड एक साथ बनना इट इज वेरी डिफिकल्ट अकॉर्डिंग टू वीबीटी हाइब्रिडाइजेशन वीएसए थ्योरी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है कि बेटा एक सिग्मा बना 3 पाई बॉन्ड। अब 3 पाई बॉन्ड के लिए आपको पता है कि 2 पाई बॉन्ड किस बेसिस पे बन सकते हैं, जो मैंने उस दिन समझाया था आपको। अगर आप ध्यान दो बेटा कि अगर मैं इस तरीके से, भाई जैसे हमारा न्यूक्लियर एक्सेस सपोज, तो भाई ये एक्स एक्सेस होंगे तो वाई एक्सेस होंगे। अब भाई चौथा एक्सेस तो नहीं ला सकता हूं ना, क्योंकि तीसरा पाई बॉन्ड बनेगा तो एक एक्सेस और आना पड़ेगा, हाँ कि ना? इसके अलावा जो पॉसिबल, इसलिए वहां पर बेटा मैं आपको बोल देता हूं कि कार्बन कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड बनाना इट इज वेरी डिफिकल्ट। गॉट इट एवरीवन? कह रहा हूं बेटा एमओटी के अकॉर्डिंग होता, वीबीटी के अकॉर्डिंग नहीं होता, इसलिए तो आपको बताना चाह रहा हूं कि आगे एमओटी का एक्सप्लेनेशन अलग है, तो वहां पढ़ेंगे तो उसकी बात अलग आ जाएगी। क्लियर एवरीवन? लेकिन कहानी सबसे इंपॉर्टेंट ये बताती है कि बेटा कि अगर आप उस वीबीटी, उस हाइब्रिडाइजेशन वीएसएपीआर थ्योरी के बेसिस पे, तो ओवरलैपिंग होना इट इज डिफिकल्ट। गॉट इट एवरीवन? तो पॉसिबल इसलिए नहीं है, समझे? क्लियर हुआ? तो ध्यान दो बेटा, इन सब चीजों को ध्यान में, मेरे को मैं समझाना चाह रहा हूं, यही समझाना चाह रहा हूं कि कार्बन या तो सिंगल बॉन्डेड होगा, या कार्बन डबल बॉन्डेड होगा, या कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड होगा। डन? तो भाई मेरे हिसाब से केवल 3 ही हाइब्रिडाइजेशन यहां एग्जिस्ट कर सकते हैं अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो। कौन कौन से? sp, sp2 एंड sp3। क्योंकि कार्बन में मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेगा बेटा, तो sp3 हो जाएगा, THO4। दिमाग लगाएं कि नहीं लगा सकते हैं बेटा? यार लगाओ यार बेटा दिमाग, जब तक दिमाग चलाओगे नहीं, वो क्या था ना, दिमाग का चलना जरूरी है बेटा। जब आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है ना, तो दिमाग को चलाइए, ताकि आपको खुद भी वो इंटरेस्ट क्रिएट हो कि हाँ भाई यार हम सोच पा रहे हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो। थिंकिंग प्रोसेस का डेवलप होना बहुत जरूरी है। बंद कर दे बेटा उसको, बाद में देख लेना यार। हाँ बंद कर दे यार, घर पे जाके पढ़ लेना बेटा, बाद में पूछ लेना। समझे? समझे है ना? तो मतलब हमें वो कनेक्ट करने के लिए अपने को थिंक करना मस्ट है। जितना सोचोगे उतना आपको यहां पर प्रॉपरली वो कनेक्टिविटी मिलेगी। जो बोल पा रहे हो कनेक्ट कर पा रहे, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। समझे? ठीक है, तो ध्यान दो बेटा। अब मैं उन्हीं केसेस पे आ रहा हूं कि सपोज करो, अब देखो शायद अब आप स्ट्रक्चर से बहुत अच्छे से वाकिफ हो जाएंगे। एक कार्बन के आउटर मोस्ट में वो 4 इलेक्ट्रॉन जो एक्साइड, अब देखो यहां कार्बन हर हमेशा एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा। अब मैं कभी भी बोलूं कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा, मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि एक्साइटेड स्टेट की बात हो रही है। और इसके रीजन ऑलरेडी आपको समझाए हुए हैं, मैं वहां तो नहीं जाऊंगा। लेकिन एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा तो 4 हाइड्रोजन 4 बॉन्ड बनाएंगे और सभी सिंगल बॉन्ड होंगे, तो THO कितना हो गया?
4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक। इसी तरीके से बेटा अगर मैं बात करूं C2H6 की, अब आप खुद स्ट्रक्चर भी बनाइए और खुद हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी बनाइए। हो गया सबका? ठीक है, क्या आया? sp3 sp3, दोनों कार्बन sp3। ठीक है, यानी क्या होगा बेटा, दोनों कार्बन 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड बना के बैठे हैं, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा। सही है, सभी हाइड्रोजन लगे होंगे। तो जितना रोना पहले होता था आपका कि स्ट्रक्चर कैसे सीखेंगे, शायद अब सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब मुझे बताओ बेटा, मैं बस इतना ही बात कहना चाह रहा हूं कि देखो टिपिकल स्ट्रक्चर में तो क्या है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप ये कहोगे कि नहीं आ रहा है। और ये तो क्या होता है बेटा ना, आप अगर आप 11th वालों से पूछ लो या 12th वालों से पूछ लो, अगर टिपिकल स्ट्रक्चर है उनने कभी देखा नहीं है तो उनको भी स्ट्रक्चर नहीं बनाना आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो कहने का मतलब यह है कि ऐसा है कि अगर आपको 100 स्ट्रक्चर दिए तो 80 to 85 90 तक स्ट्रक्चर आपके आराम से बन जाएंगे, अगर उसमें कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। टिपिकल नहीं होगा तो 100 के 100 भी बन जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? तो उसके लिए यही दिमाग चलाना है बेटा। और आपको मैंने पहले भी बोला कि टिपिकल स्ट्रक्चर कितने होंगे बेटा, गिने चुने होंगे। ऐसा तो नहीं होगा बेटा कि टिपिकल का पहाड़ खड़ा है। और वो दिक्कत होती है तो सबको होती है, तो धीरे धीरे सीख पाओगे। ऐसा नहीं कि बेटा वो 9th में सभी स्ट्रक्चर आपको आ जाएंगे। समझे? चाहे फिर वो ऑर्गेनिक से रिलेटेड हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, उनको आपको टाइम लगेगा। वो टाइम आप दोगे तो ही वो स्ट्रक्चर सीख पाओगे। अब ऐसा नहीं कि बेटा इतने सारे स्ट्रक्चर बताने के बाद, इतने सारे सिचुएशन बताने के बाद आप ये सोच के बैठ जाओ बाद में कि हमें तो स्ट्रक्चर ही नहीं आता है। अब स्ट्रक्चर आना ना आना ये अपने दिमाग की सोच। मैं आज अभी सपोज करो बेटा, मेरे सामने मैंने उस दिन भी आपको एक बात कही थी कि 500 स्ट्रक्चर को, शायद हो सकता है कि एक आध दो स्ट्रक्चर में अभी फंसूं, क्योंकि याद थोड़ा ना कर रखे बेटा, अपन बना रहे, दिमाग लगा रहे। बात समझ में आई? तो कहीं पर भी ऐसा सोच के कि बेटा सभी स्ट्रक्चर आपको आ जाएंगे, इट इज नॉट अ परफेक्शन। आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें कहां थिंक करना है। समझे कि नहीं समझे? जितना सोच पाओगे उतना स्ट्रक्चर आपको इजीली कनेक्ट होगा। कनेक्ट हुआ? जो मैं कहना चाह रहा हूं मेरी बात समझ में आई सबको? इसलिए स्ट्रक्चर के लिए मैंने आपको पहले भी बोला, स्टार्टिंग से आपको बोलते हुए यही आ रहा हूं कि बेटा स्ट्रक्चर के लिए कभी भी ये सोच के मत बैठ जाना कि भाई हमें स्ट्रक्चर हमने बना लिए तो हमें परफेक्शन मिल जाएगा। आप वहां से कनेक्टिंग पॉइंट को पकड़िए। जैसे अभी मैंने आपको इतने सारे यहां पर बात करी, इन सभी के स्ट्रक्चर के बारे में आप फेमिलियर खुद हुए, तो वो क्यों फेमिलियर हुए? क्योंकि आप उन स्ट्रक्चर को कनेक्ट कर पा रहे हो। अब ये कनेक्टिविटी आगे के लिए भी संभाल के रखना। होता क्या बेटा, देखो मैं फिर से आपको समझा दूं कि आपने यहां पर बहुत अच्छे से आपने एफर्ट्स डाले, आपको समझ में आ गया, आपने अच्छे से कर भी लिया। अब आपको पता है कि ये सब कुछ हो गया। आगे चल के बेटा अगर आप इस चीज को संभाल के नहीं रख पाओगे तो आने वाले 4-5 महीने 6 महीने बाद आपको ये लगेगा कि केमिकल बॉन्ड नहीं आता है। बात समझ लो? और वो क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसके पीछे हमारी प्रैक्टिस हमने जो छोड़ दी। इसे मैं बार बार कहता हूं कि बेटा कोई भी चैप्टर हो चुका है ना, उसको वीक में एक दिन तो कम से कम एक टॉपिक को ऐसा दो कि आप रिवाइज कर पाओ। क्योंकि जब भी आप एग्जाम देने, सपोज अभी आप मॉक ही दे रहे हो बेटा, मॉक में जब आ रहे हो बेटा, अगर सपोज करो पहले से पूरा सिलेबस हम ऐड करें तो एक दिन में या 2 दिन में आप रिवाइज कर पाओगे? फिर क्या करते हो आप, घर पे जाके उन्होंने कहा चलो पूरा सैटरडे मॉक है तो पूरा मंडे से चालू हो जाते हो। पूरा ऐसा लगता है कि भाई केवल वही वीक, जिस वीक में मॉक होता उसी वीक में पढ़ रहे हैं ढंग से।
और वो भी क्या होता है, जल्द जल्दी में। अब एक वीक में सपोज सभी सब्जेक्ट में मैं सभी यूनिट को इन्वॉल्व कर लूं, एक वीक में अगर आपके चारों सब्जेक्ट के बेटा अगर मिला के 15 या 20 यूनिट हो रहे हैं, क्या आप रिवाइज कर पाओगे? बोलो। पेज पलट के तो कर सकते हो बेटा, लेकिन वो कितना परफेक्ट हुआ ये आपको खुद पता चल पाएगा ना बाद में। तो मैं ये क्वेश्चन जो पूछ रहा हूं आप तक पहुंच पा रहा, क्या आप 100% रिवाइज कर पाओगे? कुछ लोग कह रहे हैं हाँ कर पाएंगे, क्या कर? भगवान ने उनको ज्यादा सद्बुद्धि दी होगी शायद, क्यों कर पा रहे होंगे। तो एक वीक में अगर वो बेटा 20 यूनिट रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, तो आप समझो बेटा कि आप फाइनल एग्जाम के लिए जिसके लिए हम एक्चुअली प्रिपेयर हो रहे हैं बेटा, तो वहां पर जाने से पहले अगर आप ये सोच के बैठोगे कि हम रिवीजन हम करेंगे, हमें टाइम मिलेगा तो हम रिवीजन वहां करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। और एक दिन पहले या एक हफ्ते भी पहले आप तीनों सब्जेक्ट का रिवीजन एक साथ करके वहां बैठ पाओ, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसलिए जितना करो वो परफेक्ट करो, उसको बार बार रिकॉल करो। कभी भी मन करे कि चलो आज हमें यहां पर कि हमारा रिवीजन हो चुका है, घर पर जाके आपका जो यहां पढ़ा है आपको डेली जो आपको करवाया गया वो आपने घर पर जाके रिवाइज कर लिया, आपके पास आधे घंटे का टाइमिंग और है, आपने कहा कि ठीक है चलो 15-15 मिनट के हम 2 स्लॉट निकालते हैं, एक टॉपिक फिजिक्स का, एक टॉपिक केमिस्ट्री का, फिर एक टॉपिक मैथ्स का, बायोलॉजी का, इस तरीके से हम रिवाइज कर लें। उससे क्या होगा बेटा, आपके लिए वो यूनिट बर्डन नहीं बनेगा। नहीं तो क्या होता बाद में आता है लेकिन पढ़ना पड़ेगा। देखो जो वो कहते हैं, आपने कभी भी सामान लेने के लिए कोई जाते हो तो उसमें ऑफर मिलता है, नीचे लिखा रहता है T&C, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, और वो छोटे वर्ड में लिखा रहता है ताकि दिखे ना। देखा है ना? अरे देखा है। तो वो टर्म एंड कंडीशन अप्लाई क्या होता है बेटा, आप भी लगा देते हो बाद में। सर आता है यूनिट में, कॉन्सेप्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा भाई। इससे क्या समझ में आता भी है, पढ़ना पड़ेगा, फिर तो ना आने के बराबर हो गया ना बेटा। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं बेटा कि वो प्रॉपर रिवीजन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप उस कनेक्टिविटी को पकड़ के रखो ताकि आपका कोई यूनिट आगे जाके आपको परेशान न करे। और आपके पास बेटा अभी मैं स्टार्टिंग से आपके बोल रहा हूं कि इनफ टाइमिंग है, तो उसको स्ट्रांग करके चलो। देखो एक चीज बताओ, अगर आपके पास टाइमिंग है तो आप चीजों को चाहते हो ना कि परफेक्शन के साथ हो। भाई जिसके पास टाइमिंग नहीं होगा तो चलो ठीक है, वो ये कहेगा यार फटाफट जितना अपना काम की बातें उतना काम की बातें करें, बाकी आगे बढ़े। आपके टाइमिंग तो वो टाइमिंग है तो चीजों को सीखिए। यहां पर हो सकता है कि जो मैंने आपको फेज समझाया बेटा, मैं बहुत हर एक जोन में हर एक डिपेंड करता है कि बेटा हर एक कंडीशन में हम नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अगर मैं आपको बात करूं बेटा, आपने देखा होगा कि वो डिपेंड करता है कि बच्चे को हम किस जोन में कहां पर ले जाके पढ़ा रहे। आपके पास तो इनफ टाइमिंग है बेटा, एक छोटी से छोटी चीजों को सीखी, तो वो टाइमिंग है, उसका इंपॉर्टेंस अगर आप समझ रहे हैं बेटा और उस इंपॉर्टेंस को आप साथ में लेके चल रहे हैं, तो ये घर पे जाके जितना यहां करवाए उसको रिवाइज आप करो। वो रिवाइज करने के बाद आपके पास 10-15 मिनट बचे तो आप एक टॉपिक आप केमिस्ट्री उठा के उसको रिवाइज करिए बेटा, तो आपको वो कोई भी यूनिट बर्डन नहीं लगेगा। 10 दिन पहले जो केमिकल बॉन्ड में हमने पढ़ा बेटा, उसको एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लो तो आपको कोई बर्डन नहीं मिलेगा। अब ये बात ये है बेटा, ये बातें कितने तक पहुंचती है और उसको कितने लोग अप्लाई करते हैं? सुन लिया, करेंगे नहीं करेंगे हम डिसाइड करने वाले हैं बेटा। तो फिर ये ध्यान रखना बेटा कि रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन आप अपने से छोड़ दो ना। क्यों? क्योंकि आप काम अपने अकॉर्डिंग कर रहे हो, आप किसी की सुन नहीं रहे हो। आपने कहा कि भाई मुझे अपने अकॉर्डिंग काम करना है, मुझे जितना मन करेगा मैं उतना पढ़ूंगा, मुझे जितना समझ में आएगा मैं उतना पढ़ूंगा, या मुझे जितना आज हो पाएगा मैं उतना करूंगा, कल मुझे नहीं पढ़ना है। तो बेटा फिर रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन क्यों रखते हो कि भाई रिजल्ट में इतने मार्क्स आने चाहिए?
एक साइड आप अपने कंफर्टेबल जोन में रहते हो तो दूसरी साइड रिजल्ट के लिए भी अपने कंफर्टेबल जोन से हटो ना। क्योंकि ऐसा थोड़ा ना कि बेटा वो हमारे यहां पर एक तो बात कहते हैं कि चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा तो हो नहीं सकता बेटा। समझे कि नहीं समझे? तो वो तो होने वाला है नहीं। तो इसलिए क्या है बेटा कि हम थोड़ा सा चीजों को समझें, इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और ये आपको हर जगह काम मिलेगा। तो आप छोटी छोटी चीजों को बहुत अच्छे से उसको कनेक्ट करते हुए चलो, संभाल के चलो, रिवाइज करिए बार बार। पुराने यूनिट जो है उनके एक एक टॉपिक को कभी भी एक दिन में उठा के रिवाइज करो। एक छोटा सा टॉपिक लो, बड़ा लेने की जरूरत नहीं। ऐसा मत समझो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा एक दिन में रिवाइज कर पाएंगे। एक छोटा सा टॉपिक लो, आज इतना करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उठाया तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रिवाइज करना है, ये टास्क बना के काम करो, खत्म। और आपको लगा कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है तो उसके क्वेश्चन उठा के काम कर लो। उससे क्या होगा बेटा, आपका यूनिट रिकॉल होते हुए चलेगा, आपको कभी भी उसमें डिफिकल्टी नहीं आएगा। अदरवाइज क्या बेटा, डिफिकल्टी नहीं आने का या डिफिकल्टी को जबरदस्ती अपने पास लाने के तो बहाने तो बहुत सारे चलते हैं बेटा। मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो डिफिकल्टी आ रही है, भले ही नहीं आ रही हो। और फिर क्या होता है बेटा, जब हम खुद माइंड में ये क्रिएट कर लेते हैं ना, क्योंकि क्या हुआ बेटा, एक बार क्वेश्चन पेपर थोड़ा टिपिकल आया, मार्क्स नहीं आए। अब हम ऑब्वियस है अपने को बचना है तो क्या क्या कि भाई मार्क्स नहीं आए तो हमें वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में या पीरियोडिक टेबल में या मोल कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम है बात तो हो गई, चलो ठीक है। जब आपने प्रॉब्लम है तो आपने ऑब्वियस है कि 10 लोगों के सामने बात कही कि प्रॉब्लम है, तो बेटा आपके दिमाग में ये बातें आपके होना स्टार्ट हो जाती है। और जब वो फिट हुई ना बेटा तो आपका माइंड नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है। फिर जो क्वेश्चन आपको आता भी होगा ना तो आप ये खुद सोच के बैठ चुके हो, क्योंकि आपने अपने टीचर के सामने बोल दिया कि नहीं आता है तो आप क्वेश्चन करोगे तब भी नहीं होगा। और एक क्वेश्चन नहीं हुआ ना तो फिर तो बेटा वो नेगेटिव ग्राफ जो चल रहा है ना बेटा, वो आपका बहुत ही ज्यादा आपका डिक्लाइन द प्लेन जाना स्टार्ट करता है और बहुत रैंडमली। बस वही चीज है बेटा जो आपको हर हमेशा फिर आपको आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए चीजों को सीखिए, पॉजिटिव रहिए, तो जाके चीजें कनेक्ट भी करेंगी, तो जाके क्वेश्चन भी बनेगा, तो जाके बेटा हमारे पास हर एक चीज होंगी। लेकिन अगर आप ये सोच के बैठ जाओ कि हमें नहीं हो रहा है तो बेटा नहीं का तो कोई सॉल्यूशन नहीं है बेटा, ये मैं इतना ही कहूं, नहीं इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको लगता होगा सॉल्यूशन होगा, कभी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ये आप ध्यान रखना। इसी तरीके से बेटा अगर मैं दूसरा एक कंपाउंड दूं C2H4, अगर मैं इसमें बात करूं बेटा कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा हूं, तो हर एक कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन C2H4 में ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एंड C2H2 में बात करें तो sp, ठीक है ना। C3H8 में हर एक कार्बन की मैं बात करना चाह रहा हूं बेटा। हर एक कार्बन sp3 hybridized. Got it everyone? The structure is basically all are single bonded carbon atom, है ना। बस जहां पर बेटा कार्बन कार्बन बॉन्ड बना है उसको छोड़ के बाकी जितने बॉन्ड आपको फ्री दिख रहे हैं उन पर हाइड्रोजन अरेंज कर दो, ठीक है ना, समझे? ठीक है। इसी तरीके से बेटा अगर मैं यहां पर बात करूं, अब मैं आपको ऐसा कंपाउंड CH3COH जिसे हम एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं, जी sp3 हर एक कार्बन बेटा, परफेक्ट। जो ये